हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे इंटेलिजेंट क्लासेस में। फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है ग्रंथि। अंग्रेजी में इसे ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, हम आज देखेंगे ग्रंथि क्या होती है ना। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है और इसका काम यानी इसका कार्य क्या होती है। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ग्रंथि यानी ग्रंथि किसे कहते हैं, है ना, यह क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे बोले पहले देखेंगे ग्रंथि यानी बोले कि ग्रंथि क्या होती है यानी किसे कहते हैं। तो मानव शरीर में उपस्थित थैली नुमा संरचना को ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में उपस्थित थैली नुमा संरचना को ही ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि में या तो हार्मोन होती है या तो एंजाइम भरी होती है। समझ में आया। ग्रंथि जो होती है उसमें एंजाइम भरी होती है या तो हार्मोन्स भरी होती है। अब देखेंगे किस ग्रंथि में क्या भरी होती है। ग्रंथि के प्रकार देखेंगे। ठीक है, उसमें पता चलेगा कौन से ग्रंथि में क्या भरी होती है। तो ग्रंथि समझ में आ गया। मानव के शरीर में थैली नुमा संरचना को ही ग्रंथि कहते हैं। और यह ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। यह ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? यह 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। पहला बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित स्रावी ग्रंथि। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रंथि 3 प्रकार के है ना, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि। तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथि, है ना। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है। तो देखेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि के द्वारा एंजाइम का स्राव होता है। समझ में आया। बाह्यस्रावी ग्रंथि ऐसा ग्रंथि है जिसके द्वारा शरीर में एंजाइम का स्राव होता है और यह एंजाइम हमारे रक्त से यानी कि शरीर में उपस्थित रक्त से कभी नहीं मिलती है। ठीक है, यानी कि एंजाइम के स्राव के लिए शरीर में एक अलग नली उपस्थित होती है। ठीक है, उस नली को ही क्या कहते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि। समझ में आ गया। तो देखेंगे कि बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है यह कितने प्रकार की होती है, यानी इनका कौन कौन सा प्रकार होता है और कौन से ग्रंथि के द्वारा क्या स्रावित होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। बाह्यस्रावी ग्रंथि, जिस ग्रंथि के द्वारा एंजाइम का स्राव होता है उसे बाह्यस्रावी ग्रंथि, और यह एंजाइम रक्त के साथ कभी नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि के प्रकार। इसका प्रकार है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, है ना। जो देखेंगे कि सबसे पहला है ना, बाह्यस्रावी ग्रंथि के प्रकार निम्नलिखित होती है। जो बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे, हम लिख चुके हैं। अगर बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रही है तो आप लोग जो बोल रहे हैं उस टॉपिक को लिख भी सकते हैं। ठीक है, ताकि बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखेंगे कि बाह्यस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित प्रकार की होती है। उनमें सबसे पहला देखा जाए तो बाह्यस्रावी ग्रंथि सेरुमीन। ठीक है, सबसे पहला देखा जाए तो बाह्यस्रावी ग्रंथि सेरुमीन ग्रंथि है। ठीक है, सेरुमीन ग्रंथि है वो कान में उपस्थित होती है। समझ में आया। सेरुमीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो सेरुमीन ग्रंथि जो है वो कान में पाई जाती है ना। और इस ग्रंथि के द्वारा एक पदार्थ का स्राव होता है ना। हमारे कान में एक पदार्थ का स्राव होता है जिसे हम लोग मोम या खोट बोलते हैं, है ना। या तो बोलचाल के भाषा में हम लोग कान का कन्हौआ बोलते हैं। समझ में आया। तो सेरुमीन ग्रंथि पूछा जाएगा कि सेरुमीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो बोलेंगे यह ग्रंथि कान में पाई जाती है। और सेरुमीन ग्रंथि के द्वारा क्या कौन सा एंजाइम का स्राव होता है, तो बोलेंगे मोम या खोट, है ना, जिसे हम लोग देहाती भाषा में यानी बोलचाल की भाषा में कन्हौआ भी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो एक हो गया बाह्यस्रावी के यह प्रकार, यानी सेरुमीन ग्रंथि क्या है, यह बाह्यस्रावी ग्रंथि का प्रकार है। दूसरा देखेंगे कि लेक्राइमल। ठीक है, अगला ग्रंथि क्या है, लेक्राइमल ग्रंथि। यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो यह ग्रंथि आंख में पाई जाती है, आंख के ऊपरी भाग में। समझ में आया। लेक्राइमल ग्रंथि आंख के ऊपरी भाग में पाई जाती है और इसी ग्रंथि के द्वारा आंसू का निर्माण होता है। जो हम लोग को आंख के द्वारा रोने पे आंसू निकलते हैं ना, वह आंसू का निर्माण किस ग्रंथि के द्वारा निर्माण होता है, तो लेक्राइमल ग्रंथि के द्वारा। यह कहाँ स्थित होती है,
तो यह आंख के ऊपरी हिस्सा में यानी ऊपरी भाग में स्थित होती है। ठीक है। और देखेंगे कि जो हम लोग का आंसू निकलता है नाक से, उस आंख में है ना, सॉरी उस आंसू में यानी लेक्राइमल ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न एंजाइम क्या होता है, सॉरी क्या होता है पदार्थ, तो आंसू। और आंसू में एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। अगर बोला जाएगा कि मानव के आंसू में यानी कि जो आंसू निकलता है आंख से, उस आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, एंजाइम का बात करना है। तो आंसू में पाए जाने वाले एंजाइम को लाइसोजाइम बोलते हैं। ठीक है। आंसू में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा एंजाइम है, तो लाइसोजाइम है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आंसू है उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। समझ में आ गया। तो लेक्राइमल ग्रंथि क्या है, तो यह आंख के ऊपरी भाग में पाई जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा आंसू का निर्माण होता है। ठीक है। और आंसू में पाए जाने वाले एंजाइम क्या है, तो है लाइसोजाइम। और आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। उसके बाद देखेंगे कि यह आंसू जो है ना आवश्यकता से अधिक है ना, हमारे आंख में आंसू का निर्माण जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो वह आंख में एक भाग स्थित होता है ना, एक जगह होती है, उस जगह का नाम है पंक्टम। ठीक है। जब आंसू आवश्यकता से अधिक निर्माण हो जाती है, तो आंसू का स्टोर कहाँ होता है, पंक्टम नामक भाग में होता है। समझ में आया, पंक्टम नामक भाग में। जब इसमें आंसू इकट्ठा होकर जमा हो जाती है यानी एकत्रित हो जाती है, तो वहां से कुछ आंसुओं को है ना, आंख में उपस्थित एक भाग का नाम है पंक्टम, जहाँ पे आंसुओं का एकत्रित किया जाता है, जमा किया जाता है। और वहां से कुछ आंसुओं को क्या किया जाता है, तो नाक में भेज दिया जाता है। तो जब हम लोग को सर्दी होता है ना, ज्यादा करके ठंडे के मौसम में है ना, जाड़े के मौसम में जब सर्दी होती है, तो देखते हैं कि नाक से पानी चलता है ना, जिसे बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, नेटा भी बोलते हैं। ठीक है। तो समझ में आया। तो आंसू जब ज्यादा अधिक होगा तो स्टोर कौन करता है, तो पंक्टम नामक भाग होता है जो आंख में स्थित होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्या है, तो अगला जो है ग्रंथि वो है मोबेमियन, है ना। मोबेमियन एक ग्रंथि है। यह ग्रंथि आंख ही में पाया जाता है, लेकिन यह ग्रंथि आंख के निचले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है। बोला जाएगा कि मोबेमियन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, यह आंख में ही, आंख के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है। तो मोबेमियन ग्रंथि के द्वारा क्या चीज का निर्माण होता है, यह एक तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है। आंख में तैलीय पदार्थ निर्माण करने वाला ग्रंथि कौन सा है, तो है मोबेमियन ग्रंथि। ठीक है। इस ग्रंथि के द्वारा एक तेल का निर्माण होता है, जो हमारे आंख में है ना, जब देखिएगा गर्दा या छोटा छोटा कीड़ा होता है वो पड़ जाती है आंखों में, है ना, तो क्या होता है कि वो फिसल कर यानी कि तेल के कारण वो फिसल कर आंख के किसी एक साइड में जाकर जमा हो जाती है। ठीक है। तो फिसलने का काम जो होता है ना, वो यह इसी एंजाइम के द्वारा यानी कि जो तैलीय पदार्थ निकलता है मोबेमियन ग्रंथि से, उस तैलीय पदार्थ के कारण ही कोई कचरा आंख में इधर उधर फिसल कर साइड में जमा हो जाती है। तो समझ में आ गया। मोबेमियन ग्रंथि से क्या निर्माण होता है, एक तैलीय पदार्थ। ठीक है। जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, कीच बोलते हैं, है ना। जो ये तैलीय पदार्थ कुछ देर के बाद यानी कुछ समय के बाद कचरा का रूप धारण ले लेती है ना, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, आंखों में कीच बोलते हैं, है ना, कि आंख में कीच लगा हुआ है। तो वह जो है तैलीय पदार्थ ही है ना रूप परिवर्तन होकर और कचरा का रूप ले लेती है। तो समझ में आ गया। मोबेमियन ग्रंथि कहाँ होती है, तो आंख के निचले हिस्से में। यह क्या निर्माण करती है, तो एक तैलीय पदार्थ करती है, जिसे आंखों का सुरक्षा दिया जाता है। समझ में आ गया। तो बोला जाएगा कि आंखों में सुरक्षा का काम कौन करता है, तो वह एक तैलीय पदार्थ होती है। वह किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है, तो मोबेमियन ग्रंथि के द्वारा। ठीक है। तो अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है स्वेद ग्रंथि। ठीक है। तो स्वेद ग्रंथि बोला जाएगा इस ग्रंथि के द्वारा क्या स्राव होता है, तो स्वेद ग्रंथि के द्वारा पसीना का स्राव होता है। ठीक है। स्वेद ग्रंथि हमारे शरीर में है ना, मुख्य रूप से पैर का जो तलवा है उसमें, हथेली का जो तलवा इसमें है ना, फेस का जो गाल है इसमें, और दोनों बगली में यानी बोला जाए तो दोनों कांख में यानी हाथ के बगल में जो कांख है वहां पर यह ग्रंथि यानी स्वेद ग्रंथि
पाई जाती है। ऐसे तो श्वेत ग्रंथि शरीर के अन्य भागों में भी है ना। जब पसीना चलती है तो शरीर के सभी भाग में चलती है ना, गर्मी लगने पे। लेकिन मुख्य रूप से बोला जाए है ना, तो पैर के तलवा में, हथेली में, गाल में और ये दोनों कांख में ज्यादा होती है, जिसके द्वारा पसीना का स्राव होता है। ठीक है। और पसीना के साथ साथ हमारे शरीर से कुछ नमक का स्राव होता है। ठीक है। जब आप लोग श्वेत है ना, सफेद शर्ट या टी शर्ट पहनिएगा तो गर्मी में देखिएगा कि जो पसीना चलता है ना, वो सूखने के बाद व्हाइट व्हाइट धब्बा बन जाता है। तो जो धब्बा है वो क्या है, वो नमक ही होता है। ठीक है। जो पसीना के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, वह किस ग्रंथि के द्वारा निकलती है, तो वह श्वेत ग्रंथि के द्वारा। ठीक है। बोला जाएगा कि हमारे शरीर में जो पसीना चल रही है, पसीना निकल रही है, वह किस ग्रंथि के द्वारा निकल रही है, तो वह श्वेत ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। ठीक है। या तो पूछा जाएगा कि पसीना का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो वह श्वेत ग्रंथि के द्वारा ही होता है। ठीक है, समझ में आया। उससे बाद देखेंगे है ना, उसके बाद देखेंगे एक होता है तैलीय ग्रंथि, जिसे बोलते हैं सेबकस ग्रंथि भी बोलते हैं, है ना। तैलीय हो गया वो हिंदी वर्ड हो गया और सेबकस हो अंग्रेजी। तो बोला जाएगा तैलीय ग्रंथि क्या है ना, यह कहाँ पाई जाती है। तो तैलीय ग्रंथि जो है यह मुख्य रूप से है ना नाक के ऊपरी हिस्से पे पाई जाती है। ठीक है। जब नाक को टच कीजिएगा ना तो यहाँ से कुछ तैलीय पदार्थ निकलता है। ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, सीबम, है ना। तैलीय ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम को क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। और इस एंजाइम के द्वारा जो त्वचा है वो तैलीय होती है ना। तैलीय बोले तो चिकनी होती है। ठीक है। तो तैलीय ग्रंथि समझ में आया। तैलीय ग्रंथि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो बोला जाएगा शरीर में वो नाक के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, जिसके द्वारा सीबम का निर्माण होता है ना। और यह एक तैलीय पदार्थ होती है जिससे त्वचा चिकनी रहती है। और बोला जाएगा कि तैलीय पदार्थ है ना सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, किसके शरीर में, तो पशुओं के शरीर में पाया जाता है। ठीक है। जब जानवरों को देखिएगा तो उसके जब पीठ पे जो है ना, पीठ पे जब हाथ ऐसे ऐसे कीजिएगा, नहीं रगड़िएगा, स्पर्श कीजिएगा तो बहुत चिकना है ना, बहुत ही चिकना महसूस होता है। तो तैलीय ग्रंथि के कारण ही तो जानवरों में यह तैलीय ग्रंथि काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आप देखे होंगे कि पक्षी जो होता है ना, वो पानी में नहाने के बाद यानी भीगने के बाद उसका पंख है यानी उनका शरीर हो नहीं भीगता है। ठीक है। तो क्यों नहीं भीगता है, तो क्योंकि पक्षी में ज्यादातर ये तैलीय ग्रंथि की मात्रा होती है, इसी कारण उसका पंख है यानी उसका शरीर है वो भीगती नहीं है। ठीक है। तो समझ में आया तैलीय ग्रंथि जिसके द्वारा त्वचा चिकनी होती है, यह हम लोग के नाक के ऊपरी हिस्से पे पाई जाती है, जहाँ से सीबम का निर्माण होता है। अगर पूछा जाएगा कि सीबम का निर्माण कहाँ से होता है यानी किस ग्रंथि के द्वारा, तो वो होता है तैलीय ग्रंथि के द्वारा। और कहाँ पाई जाती है, तो वह नाक के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे अगला पॉइंट, अगला कह रहा है लार ग्रंथि, है ना। लार ग्रंथि क्या है, यह शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो लार ग्रंथि मुख्य रूप से मुख गुहा में पाई जाती है ना। कहाँ पाई जाती है, तो मुख गुहा में। और लार ग्रंथि के द्वारा एक पाचक एंजाइम का स्राव होता है जो भोजन को पचाने में मदद करती है। समझ में आया। तो लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यह मुख गुहा में पाई जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा क्या स्राव होता है, तो लार ग्रंथि के द्वारा एक पाचक एंजाइम स्राव होती है जो भोजन को पचाने में मदद करती है यानी सहायता करती है। ठीक है। और ये हमारे मुख में जो लार ग्रंथि है यह 3 प्रकार की होती है। ठीक है। पहला होता है पैलेटिड, एक होता है सेमी मैंडिबुलर और एक होता है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है। तो लार ग्रंथि समझ में आ गया, यह मुख गुहा में और यह इससे एक पाचक एंजाइम निकलती है। बोला जाएगा कि लार ग्रंथि का पीएच मान कितना होता है, तो इसका 6.8 औसतन। ठीक है। लार ग्रंथि का पीएच मान औसतन बोला जाए तो कितना होता है, 6.8 होता है। और लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। तो देखेंगे अगला पॉइंट, लार ग्रंथि समझ में आ गया जिससे पाचक एंजाइम निकलता है और भोजन को पचाने में मदद करता है, यह मुख गुहा में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि जठर ग्रंथि। ठीक है ना, जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि अमाशय में पाए जाने वाली एक ग्रंथि है, जिस ग्रंथि के द्वारा
जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, यह जठर रस तीन प्रकार के एंजाइम यह जठर ग्रंथि तीन प्रकार के एंजाइम को स्रावित करता है। ठीक है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो यह अमाशय में पाई जाती है और जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस का स्राव होता है और यह जठर ग्रंथि तीन प्रकार के एंजाइमों का स्राव करती है। ठीक है, और बोला जाएगा कि जठर ग्रंथि से प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना लीटर जठर रस का स्राव करती है, तो यह एक दिन में जठर ग्रंथि एक दिन में जठर रस का 3 लीटर तक स्राव करती है। ठीक है, तो बोला जाएगा कि जठर ग्रंथि से स्रावित रस एक दिन में कितना लीटर होती है, तो वो 3 लीटर तक होती है। ठीक है, ऐसे से स्रावित एंजाइम तीन प्रकार की होती है, एक होती है पेप्सिन एंजाइम, एक होती है लाइपेज एंजाइम और एक होती है रेनिन एंजाइम। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, बोला जाएगा कि प्रोटीन का पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होती है, तो वह होती है पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन को पाचन करती है। और यह पेप्सिन एंजाइम किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है, तो यह जठर ग्रंथि के द्वारा हो गया। उसके बाद देखेंगे कि लाइपेज है ना, लाइपेज एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है ना। और वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, तो वह लाइपेज एंजाइम के द्वारा। और लाइपेज एंजाइम किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो वह जठर ग्रंथि से स्रावित होती है। समझ में आ गया। और एक है एंजाइम वो है रेनिन एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम जो है वह दूध का पाचन करता है यानी कैल्शियम का पाचन करता है। ठीक है, अगर बोला जाए कि दूध का पाचन यानी कैल्शियम का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, तो वह है एंजाइम रेनिन एंजाइम। ठीक है, जो दूध का पाचन यानी कैल्शियम का पाचन करता है। समझ में आ गया। जठर ग्रंथि अमाशय में पाए जाने वाली ग्रंथि है और जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस का स्राव होती है और ये एक दिन में यानी प्रतिदिन लगभग 3 लीटर तक जठर रस का स्राव करती है और जठर ग्रंथि से तीन प्रकार के एंजाइम स्राव होती है। ठीक है, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है और रेनिन है वो कैल्शियम यानी दूध का पाचन करता है। उसके बाद देखेंगे गैस्ट्रिक रोग है ना, देखेंगे गैस्ट्रिक रोग क्या होता है। तो देखिए जठर रस से स्रावित होने वाले हार्मोन है पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो जठर रस से स्रावित होने वाली पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का स्राव जब बंद हो जाता है तब हम लोग के शरीरों में क्या गैस की प्रॉब्लम हो जाती है ना। जिसे बोलते हैं पेट है जो आज गड़गड़ गड़गड़ बोल रहा है ना, अरे गड़गड़ गड़गड़ बोल रहा है उसका कुछ कारण है। यहाँ पे जठर रस यानी जठर ग्रंथि है वह एंजाइम का स्राव नहीं कर रही है, यानी कि पेप्सिन और रेनिन एंजाइम यह दोनों क्या है गड़बड़ा जाती है, जिसके कारण से इसका स्राव बंद हो जाती है, जिससे दूध का पाचन या तो प्रोटीन का पाचन नहीं होती है और हमारे पेटों में गैस बना लेती है, जिसे बोलते हैं कि गैस बनैले है पेट में है ना, या तो गैस रोग हो गया है ना, उसी को क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक रोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। गैस्ट्रिक या तो धुआंधार है ना, बोलते हैं कि धुआंधार आ रहा है, तो वह क्यों होता है, तो वह जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन पेप्सिन और रेनिन एंजाइम के कारण होती है। जब वह स्राव होना बंद हो जाती है तब पेट में गैस बनाना स्टार्ट हो जाता है, जिसे धुआं ढकार आता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक रोग। उसके बाद देखेंगे कि म्यूकस ग्रंथि है ना, म्यूकस ग्रंथि क्या है, तो म्यूकस ग्रंथि यह गला और नाक से जुड़ी एक ग्रंथि होती है ना, यानी बोला जाए तो नाक और गले में पाई जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ का स्राव होता है ना, जिसे कफ बोलते हैं ना, खांसी वगैरह होता है तो कफ जम जाता है ना गला में, तो वह कफ का निर्माण यही म्यूकस ग्रंथि के द्वारा होता है ना। नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में नेता भी बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूकस ग्रंथि गला और नाक में पाई जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा चिपचिपा पदार्थ का निर्माण होता है जिसे कफ बोलते हैं ना, और बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं ना बबुआ का नेटा पोछ दो, वही नेटा का स्राव करती है। उसके बाद देखेंगे यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, इस ग्रंथि का वजन लगभग 1.5 kg होता है। समझ में आया। यकृत ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है।
इसका वजन यानी यकृत ग्रंथि का वजन लगभग 1.5 kg होता है, ठीक है। और यकृत ग्रंथि के द्वारा पित्त का स्राव होता है, ठीक है। और पित्त जो है वो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। समझ में आया? यकृत ग्रंथि क्या है? इस ग्रंथि के द्वारा पित्त का स्राव होता है और इसका वजन कितना होता है? तो 1.5 kg, ठीक है। और यकृत ग्रंथि है वो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद देखेंगे और ये यकृत ग्रंथि है ना, ये हेपेटिक कोशिकाओं की बनी होती है। समझ में आया? यकृत ग्रंथि हेपेटिक नामक कोशिकाओं से बनी होती है। जब हेपेटिक नामक कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है यानी खराब हो जाती है तो एक रोग होती है जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस रोग, है ना। बोला जाएगा कि हेपेटाइटिस रोग होने का कारण क्या है? तो वह हेपेटिक नामक कोशिकाओं का काम करना बंद करना या तो उसका खराब हो जाना क्या कहलाता है? हेपेटाइटिस नामक रोग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि यकृत जो है हेपेटिक नामक कोशिकाओं से बना होता है और जब हेपेटिक नामक कोशिकाएं खराब हो जाती है तो वह एक रोग बन जाता है ना, एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हेपेटाइटिस रोग कहते हैं। समझ में आ गया? तो हेपेटाइटिस रोग होने का कारण है कि हेपेटिक कोशिकाएं का काम करना बंद, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यकृत से पित्त का स्राव होता है। हम बता चुके हैं कि यकृत से पित्त का स्राव होता है और यकृत जो है वो वसा का पाचन करने में सहायक होती है और यकृत का रंग हरा होता है, ठीक है। वह किसके कारण होता है? तो आगे बताते हैं कि यकृत का जो होता है हरा रंग वो किसके कारण होती है, ठीक है। तो यकृत का जो है वो हरा रंग यहाँ पे एक एंजाइम के द्वारा होता है जिसे बोलते हैं बिलीबिरडीन, है ना। बिलीबिरडीन नामक एक एंजाइम है जिसके द्वारा पित्त का जो रंग है वो हरा होता है, ठीक है। समझ में आ गया? पित्त का स्राव यकृत से होता है, यह वसा के पाचन में सहायक होती है और यकृत का जो है रंग हरा होता है ना, वो होता है बिलीबिरडीन के कारण, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि यकृत जो है एक भ्रूणावस्था में, ठीक है, यकृत है वो भ्रूणावस्था में जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उसके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, वो मेसोडर्म में होता है, ठीक है। यह यकृत में ही होता है, ठीक है। यकृत के द्वारा भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण मेसोडर्म में होता है। समझ में आया? उसके बाद देखेंगे बिलिरुबिन नामक एक एंजाइम है ना, बिलिरुबिन यानी बिलिरुबिन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख चुके हैं बिलिरुबिन नामक एक एंजाइम है जिसके द्वारा क्या होता है? तो जिसके द्वारा मल का, है ना, पीला रंग निर्धारित किया जाता है। बोला जाएगा कि जो मल का पीला रंग होता है वो किस एंजाइम के कारण होता है? तो वह बिलिरुबिन नामक एंजाइम के कारण मल का यानी लैट्रिन का पीला रंग होता है, ठीक है। यही रंग आवश्यकता से अधिक यानी ज्यादा निर्माण हो जाता है, ठीक है। यकृत से स्रावित होने वाली एक एंजाइम है उसे बोलते हैं बिलिरुबिन एंजाइम और जब यह एंजाइम की शराब बहुत ज्यादा हो जाती है तो शरीर है वो पीला पड़ने लगता है, ठीक है। और पीला होने के कारण बोलते हैं क्या कि जॉन्डिस हो गया है, जिसे हम लोग पीलिया रोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोला जाएगा कि जॉन्डिस या पीलिया रोग होने का कारण क्या है? तो यकृत से स्रावित होने वाली एक हार्मोन जिसे बोलते हैं बिलिरुबिन, है ना, इसका स्राव है वो ज्यादा हो जाता है और ज्यादा होने के कारण शरीर पीला पड़ने लगता है जिसे पीलिया रोग या तो जॉन्डिस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम अभी बता चुके हैं कि बिलिबिरडिन नामक एक एंजाइम है जिसके द्वारा पित्त का रंग हरा होता है, ठीक है, याद रहेगा बिलिबिरडिन। उसके बाद देखेंगे यकृत है वो अमोनिया को, है ना, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है ना। बोला जाएगा कि यूरिया और अमोनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है? विषैला सबसे ज्यादा कौन होता है? तो वो अमोनिया होता है, ठीक है। तो यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और वह यूरिया पेशाब के रास्ते मानव बाहर निकाल देती है, ठीक है। और पेशाब का जो पीला रंग होता है ना, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण। बोला जाएगा कि पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? किस एंजाइम के कारण? तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हो गया यकृत जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और फिर वह यूरिया को, है ना, पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। फिर देखेंगे कोलेस्ट्रॉल, है ना, कोलेस्ट्रॉल जो है वह रक्त के बहाव को रोकता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल वो रक्त के बहाव को रोकता है जिसके कारण मानव का क्या होता है?
हार्ट अटैक तक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख चुके हैं कोलेस्ट्रॉल के द्वारा रक्त का प्रभाव बंद हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हार्ट अटैक हो जाता है ना। हार्ट अटैक आना यानी यह कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है। यह क्या करता है कि जिस नली में यानी कि जिस नली में रक्त का बहाव हो रहा है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण रक्त है वो गाढ़ा होकर कहीं पे जम जाती है और रक्त का बहाव बंद हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है, यानी कि आदमी का यानी इंसान का मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो समझ में आ गया, रक्त का बहाव यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के द्वारा रोक दिया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का सबसे ज्यादा स्राव यकृत के द्वारा होने के कारण यह होती है। ठीक है, तो यह था आज का वीडियो ग्रंथि। ठीक है, जो पॉइंट जो था वो सारा समझा दिए, और यहाँ पे ग्रंथि कितने प्रकार के हैं वो और इनका कौन कौन से काम है वो सारा समझा दिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ यानी कि समझने में दिक्कत हुआ या तो हम में कुछ कमी है तो कमेंट में बताइए, उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो लोग अभी तक मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे सो प्लीज़ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।